नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार फ्रॉम क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार। और आज जो हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस के बारे में कि ये डायलिसिस बेसिकली होता क्या है और कब वो नेसेसरी होता है ना। डायलिसिस बहुत सिंपल है। डायलिसिस समझने के लिए हमको ये समझना आवश्यक है कि हमारे किडनी काम करती क्या है। अभी हमारा किडनी बहुत सिंपल है। हमारी किडनी में काफी नेफ्रॉन्स होते हैं जो बेसिकली हमारे ब्लड को छान के उससे पेशाब तैयार करते हैं या फिर यूरिन तैयार करते हैं। तो ब्लड तो हमको पता है लाल कलर का है, उसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इतने सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, IL-1 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्बुमिन है। सब कुछ तो हमारे ब्लड में है। तो इसको फिल्टर करके उसमें से एक यूरिन, क्लियर कलर का यूरिन बनाया जाता है जिसमें बहुत कॉमनली नमक होता है, सॉल्ट होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, यूरोबिलिनोजन होता है। बहुत कॉमनली उसमें पस सेल्स भी हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कास्ट भी हो सकते हैं। तो जब तक किडनी अच्छे से काम कर रहा है, जब तक दोनों भी किडनी अच्छे से काम कर रहे हैं, ये ब्लड को फिल्टर करके उससे यूरिन कंटिन्यूसली बनता जाएगा। तो ये काम है बेसिकली किडनी का। तो मेनली किडनी जो काम करती है उसको हम अगर समझना चाहते हैं तो वो करती है वाटर बैलेंस। क्योंकि अगर हम सपोज एक 20 लीटर पानी पी लेते हैं तो इतने सारे पानी का बॉडी करेगा ही क्या। कुछ मतलब ही नहीं इतना पानी का। तो जो भी एक्सेस पानी है, जितना भी पानी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, उसको फेंक देगा। जस्ट इमेजिन कीजिए जैसे 1 लीटर पानी का वजन होता है 1 किलो। अगर कोई बंदा एक 5 लीटर पानी रोज पीता है, मतलब 1 महीने का पानी हुआ 5 × 30, मतलब 150 लीटर पानी। 150 लीटर पानी मतलब 150 किलो वजन। तो 6 महीने का कितना वजन हुआ? 900 किलो। तो अगर मोस्टली तो लोग 5 3 4 लीटर तो आराम से पानी पियेंगे। तो अगर कोई 5 लीटर पानी अगर पीने लगेगा तो 1 साल के अंदर तो किसी भी व्यक्ति का वजन जो है 1000 किलो से आराम से ज्यादा चला जाएगा। तो ये ना हो, इसलिए वाटर बैलेंस बहुत आवश्यक है। तो जितना पानी लगता है हमारी बॉडी को उतना ही रखा जाता है, बाकी पूरा पानी फेंक दिया जाता है किडनी के थ्रू। सेम है सोडियम बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, क्लोराइड बैलेंस, बाइकार्बोनेट बैलेंस। तो जितना भी नमक, पोटेशियम, क्लोराइड, हाँ, बॉडी एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन करती है। हमारे ब्लड के अंदर 135 to 150, पोटेशियम जो है वो 3.5 to 5 तक, क्लोराइड जो है वो अराउंड 80 to 90 96 तक मेंटेन किया जाता है। और बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड के अंदर 18 से 22 तक मेंटेन किया जाता है। थर्ड, एसिड। खून का एसिड जो है, खून का जो पीएच है, जो एसिड बेस बैलेंस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करता है किडनी। नॉर्मली 7.35 to 7.45, मतलब 0.1 के इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे किडनी काम करता है। और ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी का। चौथी चीज, अब किडनी करता क्या है? कैल्शियम का बैलेंस बनाता है, फॉस्फेट का बैलेंस बनाता है, पैराथायराइड हार्मोन का बैलेंस बनाता है। इसके थ्रू वो बोन बोन की डेंसिटी को मेंटेन करता है। तो खून के अंदर कैल्शियम कितना रखना है? अगर खून के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है तो बोन को डैमेज करके बोन का कैल्शियम निकाल के वो खून के अंदर डालता है, ताकि हड्डियां उससे हड्डियों से निकाल के कैल्शियम खून के अंदर डालता है, ताकि ये कैल्शियम बॉडी यूज कर सके। बॉडी के हर एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक सेल के फंक्शनिंग के लिए सोडियम एज अ करंट की तरह काम करता है, पोटेशियम एज अ करंट की तरह काम करता है, वैसे ही कैल्शियम करंट की तरह काम करता है। हार्ट मतलब दिल को पंप करने के लिए कैल्शियम प्रत्येक समय, हर एक सेकंड के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। मेमोरी के लिए, हमको अगर कुछ याद करना है, याद रखना है, हम जो भी बात कर रहे हैं, कलर देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग से रिलेटेड कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये सोडियम का करंट लगता है, पोटेशियम का करंट लगता है, हाइड्रोजन का करंट लगता है, वैसे ही कैल्शियम का करंट लगता है। ये पूरा करंट है जिसके वजह से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो कैल्शियम खून के अंदर रखने के लिए, अगर कैल्शियम कम है तो हड्डी को
हड्डियों का चूरमा बना के थोड़ा 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 कैल्शियम खून के अंदर डाला जाता है। उस सेम रिवर्स में वे में जैसे ही हम खाना खाते हैं कैल्शियम आता है, तो उस कैल्शियम को खून से निकाल के हड्डियों पे डाला जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन के रास्ते से। तो ये है किडनी की काम: वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, कैल्शियम टर्नओवर। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो है कि किडनी में ही एरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन रहता है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन बहुत 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 आवश्यक है। तो बहुत सिंपल है, ये हमने 5 चीजें समझी जो मैं आपको एकदम सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये है वाटर, दूसरा है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट बैलेंस, तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस, चौथा है पीएच बैलेंस एसिडीमिया बैलेंस, पांचवा है एरिथ्रोपोइटिन। तो चीज को समझिए, बहुत सिंपल है। ये है किडनी की काम। तो जैसे जब भी किडनी ये चीजें नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर किसी भी के कारण, डिसीज के कारण, अगर ये रोज 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कंटिन्यूअसली अगर किडनी को मारते रहेंगे, किडनी को डैमेज करते रहेंगे, तो किडनी का तो काम ही है ये सब कुछ करना। तो अगर किडनी डैमेज हो जाएगा तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। अगर किडनी तो बेसिकली ये 150 ग्राम की और ये 150 ग्राम की दो दो किडनियां हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के कारण इसको ठोक रहा है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब क्या, एक हथौड़े हथौड़े से मारने जैसा है कि यहाँ पे मारा, 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 ऐसे मारते मारते दोनों किडनियां को मारते मारते ये किडनी तो नष्ट हो जाएगी। अगर किडनी नष्ट हो जाएगी तो काम कहाँ से करेगी। सेम है डायबिटीज। डायबिटीज में हर 1 सेंटीमीटर, हर 1 मिलीमीटर, हर सेकंड डैमेज होते रहता है। तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद तो ये किडनी काफी हद तक डैमेज हो जाएगा। तो अगर डैमेज हो जाएगा तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, किडनी का काम है पानी बाहर फेंकना, पानी बाहर नहीं फेंक पाएगा तो पानी जमा हो जाएगा, तो एडिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, पैरों पे सूजन हो जाएगी मतलब पीडल एडिमा होगा, आसाइटिस होगा, असल एरासार का होगा मतलब पूरे बॉडी पे सूजन होगी, फेफड़ों में पानी भरेगा तो वॉल्यूम ओवरलोड होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अभी इतना सारा पानी अगर ब्लड वेसल के अंदर रहेगा हमेशा, तो ब्लड वेसल के अंदर तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर बना किससे है, वो तो ब्लड से बना है। ब्लड में अगर इतना सारा पानी आ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ब्लड प्रेशर अगर इतना बढ़ेगा तो हार्ट तो पूरा फूला रहेगा, दिल में तो पूरा पानी ही पानी भरेगा क्योंकि इतना सारा ब्लड है। तो प्रेशर तो पूरा बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा, डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये इजीली कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए पेशेंट्स को, सीकेडी पेशेंट्स को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको कंट्रोल करना। इसलिए मॉक्सिनिडीन, प्राजोप्रेस, अर्कामीन, कितने सारे मेडिसिन करने होते हैं। इसलिए ये वाटर रिटेंशन होता है, इसलिए पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है, डायस्टोलिक फेलियर होता है। दूसरी चीज, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट का इम्बैलेंस होता है। लेकिन इसमें क्लिनिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमको बहुत कॉमनली तो नहीं मिलता है। तीसरी चीज है कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस। तो इसके वजह से डेफिनेटली हड्डियां काफी वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं, हाइपोकैल्सीमिया बहुत कॉमनली होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और फ्रैक्चर की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर पेशेंट का फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको ठीक करना तो बहुत मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो जाती हैं। पीएच जैसे है कि एसिडेमिया इन पेशेंट्स में बहुत कॉमनली होता है क्योंकि एसिड बेस बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का। यहाँ पे किडनी फेल हो रही है, इसलिए एसिड बाहर फेंकने में दिक्कत होती है, एसिड बाहर फेंक नहीं सकता है, इसलिए खून के अंदर एसिड ज्यादा जमा हो जाता है, इसीलिए पीएच और एसिडिक होता है। और जैसे ही एसिडेमिया होता है, एक तो ये यूरिमिक सिम्टम्स काफी होते हैं, वीकनेस, टायर्डनेस, लेथार्जी, रिड्यूस्ड एपेटाइट, उससे बोन्स का वीकनेस होता है, मसल्स डैमेज होते हैं। मतलब एसिड खून अगर ज्यादा एसिडिक रहेगा तो ओवरऑल पेशेंट्स काफी वीक फील करते हैं, खाना पीना कम होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर में वेरिएशन बहुत होते हैं,
ओवरऑल इम्यूनिटी भी खराब होती है। तो एसिडेमिया इज अ वेरी 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 बैड थिंग। उसके बाद में एरिथ्रोपोइटिन, अभी किडनी ही अगर डैमेज हो रहा है तो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से बनेगा? और अगर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आरबीसी प्रोडक्शन काफी हद तक कम होता है। इसलिए सीकेडी में जहाँ पे किडनी डैमेज हुआ है, हीमोग्लोबिन काफी हद तक बहुत कॉमनली कम ही पाया जाता है। इसलिए हम पेशेंट्स को इंजेक्शन डार्जन, मतलब डार्पोएटिन या फिर एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन देते हैं हर 15 दिन के बाद या फिर हर महीने के बाद, ताकि पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है कम से कम 10 से ऊपर हो। जैसे ही हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर होता है, हम ये एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस नहीं देते हैं। तो हम ये इंजेक्शन डार्जन जो कि डार्पोएटिन है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग एरिथ्रोपोएटिन है, हम 40 या फिर 60 एवरी 15 डेज या फिर एवरी मंथ देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि ये जब सिस्टम फेल होते हैं तब हम पेशेंट्स को डायलिसिस बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, डायलिसिस के इंडिकेशंस क्या है? एक, अगर फ्लूइड ओवरलोड काफी ज्यादा हो और हम डायरेटिक्स दे के भी अगर काम नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेटिक्स कहाँ पे काम करते हैं? लैसिक स्टोरसिमाइड करते क्या है? लैसिक स्टोरसिमाइड तो यूरिन का आउटपुट बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो किडनी काम ही नहीं कर रहा, तो यूरिन बनेगा कहाँ से? यूरिन अगर बनेगा नहीं तो पेशाब बनेगा कहाँ से? अगर पेशाब बनेगा ही नहीं तो बाहर क्या फेंकेगा? कुछ भी नहीं फेंक सकते। इसीलिए फ्लूइड ओवरलोड में हमको कुछ चॉइस बचता ही नहीं है, क्योंकि किडनी फेल है, पेशाब बन नहीं रहा है, यूरिन नहीं बन रहा है, तो उसको डायलिसिस करके ये पूरा फ्लूइड ओवरलोड हटाना पड़ता है। अभी ये फ्लूइड ओवरलोड बेसिकली एनासार्का के फॉर्म में हो सकता है, असाइटिस के फॉर्म में हो सकता है, पेडल इडिमा के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पल्मोनरी इडिमा के फॉर्म में हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड का जो हमने देखा था, पोटेशियम बहुत कॉमनली सीकेडी पेशेंट्स में जहाँ पे किडनी फेलियर है बढ़ जाता है। तो हाइपर कैलेमिया बहुत 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 खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम लेवल अगर ज्यादा होता है, जैसे हमको पता है पोटेशियम लेवल अगर 6 से 7 है तो हमको टॉल टी मिलती है, जिसमें वो सिमेट्रिकल, टेंटेड और पीकिंग रहते हैं टी वेव्स। जैसे ही पोटेशियम 7 to 8 होता है, क्यूआरएस वाइड हो जाता है एंड पी वेव ईसीजी में गायब हो जाता है। और जैसे ही 8 से 10 होता है तो पेशेंट को कभी भी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, या फिर असिस्टोल हो सकता है, या फिर जब भी ये पोटेशियम के लेवल मोर देन 9 होते हैं तो पेशेंट को साइन वेव हो सकता है। ईसीजी में साइन वेव मतलब जहाँ पे हार्ट पंप नहीं कर रहा है। तो पोटेशियम अगर ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली अगर 8 के ऊपर जैसे ही चला जाएगा, पेशेंट तो कभी भी मर सकते हैं। इसीलिए पोटेशियम अगर हाइपर कैलियमिया है तो उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे डायलिसिस बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तीसरी चीज, जैसे बहुत ज्यादा अगर सीवियर एसिडेमिया है, स्पेशली अगर पीएच लेस देन 7.2 है और वो मेडिसिन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जैसे इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं या टैबलेट सोबोसिस फोर्ड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इन शॉर्ट दे रहे हैं, और फिर भी अगर एसिडीमिया करेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। दूसरी चीज, जैसे हमने इसके बारे में बात किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो भी पेशेंट को अगर फ्लूइड ओवरलोड है, पल्मोनरी एडिमा है, पेशेंट हार्ट फेलियर में है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, या फिर हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर में है और पेशेंट्स रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं किसी मेडिसिन को, स्पेशली तब जब पेशाब नहीं बन रहा है, तो उस टाइम पे डायलिसिस करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पॉइजनिंग में बहुत कॉमनली जहाँ पे एक्यूट रीनल फेल्यूर है या फिर यूरिन कुछ बन ही नहीं रहा है, स्पेशली अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है 24 आवर्स में, तो उस टाइम पे हम 24 से 36 घंटे तक वेट कर सकते हैं। अगर यूरिन आउटपुट नहीं ही बनता है तब तो, लेकिन कम से कम 24 से 36 घंटे के लिए तब तो डायलिसिस करना अनिवार्य हो जाता है। और एक जो चीज, जैसे यूरिमिक सिम्टम्स है, अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिन सपोज 3 मिलीग्राम से या फिर 4 मिलीग्राम से ऊपर है, यूरिया जैसे ही 150-200 क्रॉस करने लगता है, तो
बहुत सारे पेशेंट्स को नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, रिड्यूस्ड एपेटाइट होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस होता है। तो ये जो है ये पूरे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिसको हम यूरेमिक सिम्टम्स कहते हैं। रिड्यूस्ड एपेटाइट होता है। ये सब सिम्टम्स तो एकदम टिपिकली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा होने के कारण होते हैं, जिसमें यूरिया काफी बढ़ जाता है या फिर क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सिम्टम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं डायलिसिस को, और जैसे डायलिसिस होते हैं ये सिम्टम्स काफी हद तक, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।